नमस्कार, इन्फोकस आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है कक्षा 7वीं जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक और इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए अध्याय को जिसका नाम है वायु। वायु को देखने से पहले बात करते हैं अपने अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियो में समाप्त किया। इसमें हमने बताया था कि जो पृथ्वी का स्वरूप बदल रहा है उसके पीछे कौन सा कारण है। तो प्रमुख 2 कारण हैं। पहला क्या था, इसके पीछे 2 बल लगते थे। कौन कौन से? पहला बल था अंतर्जनिक बल, दूसरा बल बहिर्जनिक बल। इन दोनों के प्रमुख कार्यों को देखा कि किस तरह से पृथ्वी के स्वरूप को चेंज करने में इनका अहम भूमिका हमें देखने को मिलता है। आज बात करते हैं वायु के बारे में। वायु क्या है? हमें एनसीईआरटी बताता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ वायु की घनी चादर है, जिसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। चलिए हम एनसीईआरटी देखते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वह चारों तरफ से एक घनी चादर से घिरी हुई है। वह भी किससे? वायु की घनी चादर से, जिसे हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। यह जो है हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है या वायु देता है। कौन? वायुमंडल। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। किससे? सूर्य की जो हमारी हानिकारक किरण है उससे भी रक्षा करने में मदद करता है। कौन? वायुमंडल। इसमें हम देखते हैं यदि जो सुरक्षा है, सुरक्षा की यह चादर न होती तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते थे एवं रात के समय ठंड से जम सकते थे या जम सकते हैं। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो हम क्या होंगे? सूर्य की जो हानिकारक किरण है, गर्म तप्त किरण है, उससे हम जल जाएंगे या फिर कहें रात के समय में इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी इस पृथ्वी पे, जिसके वजह से हम यहाँ पे कुल्फी की तरह जम जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया। अब वायु राशि की बात कर रहा है तो इसमें हम समझते हैं जो वायुमंडल में प्रमुख गैस हैं वह कौन कौन से हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो वायुमंडल है सबसे अधिक कौन सी गैस है इसमें है नाइट्रोजन। कितना है? 78%। नाइट्रोजन का कितना है? 78%। और यही हम देखें इसके बाद कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है? तो 21%। इसके बाद कौन सा गैस है? इसके बाद गैस है आर्गन का। आर्गन का कितना गैस है? कितना परसेंट है? परसेंट है हमारा 0.93% या कहें 0.93%। इसके बाद कहीं आता है हमारा कार्बन। और कार्बन का कितना है? कार्बन का है 0.03%। कितना? 0.03%। और अन्य गैसों में आते हैं सभी में फिर कितना होते हैं? 0.04% अन्य गैस जो हैं वह आते हैं। इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा वायुमंडल। वायुमंडल में प्रमुख गैस कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कहीं जाकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत कम है, लेकिन फिर भी इन दिनों हमें इसकी मार देखने को मिलती है। तो हमारा जो परसेंट है कितना है सबसे अधिक? नाइट्रोजन का कितना? 78%। फिर ऑक्सीजन का कितना है? 21%। फिर हम देखते हैं आर्गन आता है। आर्गन कितना है? 0.93%। और फिर कहीं जाकर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके किस तरह से प्रभाव में देखने को मिलते हैं वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। देखिए बहुत अच्छा कार्य करता है। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल जाते हैं और जिससे हमारे पृथ्वी के जो ऊष्मा निकलते रहते हैं, विकिरित निकलते रहते हैं ऊष्मा के, वह क्या करता है? उसको रोकता है पृथ्वी पे ही, बाहर नहीं जाने देता वायुमंडल से। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पृथ्वी पे रहने के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए फिर से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को
पृथ्वी पर ही रोक देता है, और जिस वजह से हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, यह भी पॉइंट कर लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के उष्मा विकिरण होते हैं ऊपर की तरफ निकलते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले जितने भी उष्मा हैं उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको रोकता है, और जिस वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे हमें घटना देखने को मिलता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो आप देखेंगे कि ठंडे प्रदेशों में बहुत पहले क्या होता था, हर एक कांच को लगाकर उष्मा को रोका जाता था, जिस वजह से हमारे जो खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती थी उस समय की ग्रीन हाउस प्रभाव, उसी की वजह से कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि इसीलिए हम कहते हैं इसे ग्रीन हाउस गैस। किस वजह से ग्रीन हाउस गैस कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से उष्मा निकलती रहती है, और इस विकिरण उष्मा को रोकने के लिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह वायुमंडल में फैल जाता है, और फैलकर उष्मा विकिरण को रोकने का प्रयास करता है। इस वजह से ग्रीन हाउस गैस भी यह कहलाता है। क्लियर पॉइंट। अब इसमें देखते हैं कि और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब, यानी वायुमंडल में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर ना हो तो इस पे हमें रहना भी असंभव है, यानी पृथ्वी पे रह नहीं सकते अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो कार हैं एवं धूल हैं या कहें कारखानों से निकले हुए गैस होते हैं जो वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ा देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। किन वजहों से, हमारे कारखाना, कार के धुएं, इन सब वजहों से बढ़ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। अब देखिए, भूमंडलीय तापन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होने का क्या कारण है, तो सिंपल सा है कि हमारे जो कारखाना से निकले हुए धुएं, चिमनी से निकलते हैं जो धुएं, या कहें कार से निकलने वाले धुएं, और भी अन्य गैसों को अन्य चीज़ों को, पदार्थों को जलाने से जो निकलते हैं धुएं, वह कहीं ना कहीं जाकर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को बढ़ाते हैं, जिस वजह से हमें देखने को मिलता है भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, जैसा कि अभी बताया, कितना, 78%। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यह जो है फिर बाहर भी निकाल दिया जाता है। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो पौधे होते हैं उनको अपने जीवन को संभव बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है, नाइट्रोजन का प्रयोग करना पड़ता है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, नहीं ले पाते, या कहें मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाली जीवाणुओं से, जो जीवाणु होते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, यानी नाइट्रोजन से नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं ये जीवाणु, तब जाकर कहीं ये पौधे जो हैं इनको अपने अंदर अवशोषित करते हैं, या फिर कहें अपने आहार के रूप में, इसको श्वसन के रूप में लेते हैं। कैसे लेते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन है वायुमंडल में सर्वाधिक है, यह जो है हमारे फेफड़ों में जाते हैं, लेकिन फिर फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पौधे जो हैं अपने जीवन को संभव बनाने के लिए नाइट्रोजन को सीधे तौर पे वायुमंडल से अपने अंदर अवशोषित नहीं कर पाते। वह किस प्रकार से करते हैं, तो वह करते हैं, जीवाणु जो होते हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, नाइट्रेट में, और उस समय जब है यह बदल जाता है तब कहीं जाकर पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। अब बात कर रहा है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है।
इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। और इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए जो है वायु से ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारी जो ऑक्सीजन का संतुलन बनाने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हरे पादप हैं वह भी प्रमुख योगदान देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब बात कर रहा है प्रमुख तीसरा जो है वायुमंडल में गैस, उसके बारे में। इसका कितना है परसेंटेज, तो हमने बताया था 0.03%। तो उसमें हमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अन्य महत्वपूर्ण गैसों में से एक है, जो कि हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं हम लोगों को। मनुष्य और जो पशु हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होता है। यानी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है हम लोग छोड़ते हैं और हमें क्या मिलता है पादप से, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन। तो वही है जो पेड़ पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इस संतुलन को बनाने के लिए हमें एनसीईआरटी बता रहा है कि मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। यह संतुलन किस प्रकार से बना रहता है, पादप और मनुष्य के क्रिया द्वारा बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है, जिससे हम देखते हैं कि कभी कभी अगर कोयला हुआ, खनिज हुआ, आग लग जाए इन भंडारों में तो क्या होता है, जलवायु तथा मौसम जो है प्रभावित हो जाते हैं या कहें बदलने लगते हैं उनके स्वरूप। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है इसमें। यानी कहने का प्रयास कर रहा है कि हमारा जो गर्म वायु होता है वह क्या करता है, गर्म वायु हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करता है। क्या करता है, गर्म वायु जो है ऊपर उठने का प्रयास करता है, लेकिन हम देखते हैं यही ठंडी वायु जो होती है वह नीचे गिरने का प्रयास करती है। और इसमें हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि जब गर्म वायु ऊपर उठेगा तो कहीं ना कहीं यह खाली स्थान बनाएगा, तो यही पवन के द्वारा ठंडी वायु नीचे होकर फिर इस खाली स्थान को भरने का प्रयास करता है। तो यही हमें एनसीईआरटी समझा रहा है कि जब वायु गर्म होती है तो वह फैलती है और ऊपर उठ जाती है, तथा वायु जब ठंडी होती है तो भारी होकर नीचे गिरने की प्रवृत्ति उसमें हमें दिखाई देती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए जाने लगती है, किस ओर, जहां पे रिक्त स्थान होता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिए बार बार इस चक्र का चलने लगता है, और इस चक्र को क्या कहते हैं, वायु चक्र कहते हैं। यानी हमने अभी आपको समझाने का प्रयास किया कि ये जो हमारी गर्म वायु है, ये गर्म वायु समझिए, और गर्म वायु को हम समझते हैं कि ये जब ऊपर उठने लगती है तो ऊपर उठने पर हमें क्या दिखाई देता है, फिर इनको जो रिक्त हो गए स्थान, और रिक्त हुए स्थान हम देखते हैं कि ठंडी वायु ऑटोमेटिक अपने इस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास करती है, और जिस वजह से यह साइकिल चलता रहता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, वायु चक्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के स्वरूप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।